वेलकम टू लाइफ टेक एजुकेशन पावर्ड बाय हाई टेक मोटिवेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स। अध्याय एक हमारा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, धारिता क्या होती है, विभव क्या होता है बिंदु आवेश, सारे चीजों का अध्ययन हम इसी चैप्टर में करने से पहले फिजिक्स इज नॉट ओनली सब्जेक्ट, इट्स हार्ट ऑफ साइंस। मतलब ये फिजिक्स जो है केवल हमारा विषय नहीं है, ये धड़कन है किसकी, साइंस की, मतलब विज्ञान की। तो देखिए ज्यादा वेट नहीं करेंगे, हम वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज अमित विश्वकर्मा। आज हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारी अध्याय 1 है क्लास 12th की। क्लास 12th की अध्याय 1 जिसका नाम है हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश मतलब इंग्लिश में बोला जाता है इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस, और हमारा क्षेत्र को बोला जाता है फील्ड। तो देखिए हमें एक चीज का डेफिनेशन सबसे पहले याद रखनी है, स्थिर वैद्युतिकी का। स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये क्या होता है, ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है। समझ में आया? भौतिक, जैसे क्लास 11 में आप लोग पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है ना? पढ़ा है। देखो 11th में आए होंगे तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो 12th में देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों एवं उनसे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। देखो तेज हो गई ना, धीरे समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुणों का तथा उनसे संबंधित, तो क्या संबंधित है, हमें संबंधित है विद्युत बल है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव है और विद्युत धारिता तथा विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। मतलब ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुणों का भी अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, विद्युत विभव का अध्ययन करेंगे, विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये हो गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुण, उनसे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत धारिता का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है, विद्युत विसर्जन के कारण आकाश में गर्जन के समय तड़ित का दिखाई देना। देखो विद्युत विसर्जन मतलब देखो आकाश में क्या होती है, गर्जन होती है ना। मतलब जब बादल गरजते हैं, जब बादल क्या होते हैं, गरजते हैं, बादल गरजते हैं तो आकाश में, अब कहाँ से गरजेंगे भाई, आकाश में ही गरजेंगे। बादल जो धरती में तो नहीं आएगी, मतलब धरती में आएगी या नहीं आएगी ना। तो जब आकाश में बादल गरजते हैं या फिर विद्युत विसर्जन के कारण आकाश में गर्जन के समय, अगर गर्जन के समय आपने देखा होगा तो एक गाज दिखाई देगी, एक तड़ित दिखाई देगी, वो हमारा एग्जाम्पल किसका है, स्थिर वैद्युतिकी का। ठीक है, पहले नंबर का एग्जाम्पल समझे। विद्युत विसर्जन के कारण, किसके कारण, विद्युत विसर्जन के कारण अगर आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देती है तो वो हमारा एग्जाम्पल है स्थिर वैद्युतिकी का। किसका एग्जाम्पल, स्थिर वैद्युतिकी का। उसके बाद दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है बस की सीट पर खिसकने के पश्चात, बस की सीट पर अगर आप गलती से बस में सफर किए होंगे। देखो आजकल तो बाइक है तो आदमी गाड़ी चालू करता है तो सीधा जहां जाना होता है वहां चले जाता है। लेकिन अगर मान लो आपने कभी कभार बस में बैठा होगा तो जिस बस में आप बैठे हो उसकी बस की सीट अचानक खिसक गई और बस में आप बैठे हो तो उसमें लगी लोहे की छड़। देखो बस में क्या लगी होती है, लोहे की छड़ को आप पकड़ोगे। क्यों पकड़ोगे, क्योंकि
आप गिर न जाओ, है ना, गिरने से लोग बचते हैं। तो अगर बस की सीट को अगर खिसक गई तो अचानक हम लोहे की छड़ को पकड़ते हैं तो हमें विद्युत झटके अनुभव होते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारा स्थिर वैद्युतिकी का वो एग्जाम्पल है। देखो इसमें लिखा हुआ है बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी, तो किसमें लगी, उसमें लगी मतलब बस की सीट में लगी लोहे की छड़ को पकड़ने पर विद्युत झटके का अनुभव होना। किसका अनुभव होना? विद्युत झटके का अनुभव होना। उसके बाद तीसरा नंबर का एग्जाम्पल है शुष्क मौसम में स्वेटर या संश्लेषित वस्तुओं को शरीर से उतारने पर चर चर की ध्वनि सुनाई देना, है ना। शुष्क मौसम में स्वेटर या संश्लेषित वस्तुओं को शरीर से उतारते समय चर चर का ध्वनि उत्पन्न होना या फिर कभी कभी चिंगारियों का दिखाई देना। अगर आप स्वेटर को उतारे होंगे तो आपको एक चिंगारी अनुभव दिखाई दी होगी। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा वो एग्जाम्पल किसका है? स्थिर वैद्युतिकी का। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुणों का और उनसे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का एक परिभाषा है ना, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है विद्युत विसर्जन के कारण आकाश में गर्जन के समय तड़िका दिखाई देना। दूसरा नंबर के एग्जाम्पल बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते समय हमें विद्युत झटके का अनुभव होना। तीसरा नंबर का एग्जाम्पल है शुष्क मौसम में स्वेटर या संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारते समय हमें चर चर की ध्वनि सुनाई देती है या फिर कभी कभी चिंगारी दिखाई देती है। तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका है? स्थिर वैद्युतिकी का। समझ में आई बात? क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करो। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं घर्षण विद्युत के बारे में। घर्षण विद्युत के बारे में छोटी छोटी एक बात बता दूं कि अगर हम किसी भी पदार्थ को घिसते हैं, अगर हम किसी पदार्थ को घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें आकर्षण गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को बताया गया था 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, जिसे हम यूनानी विज्ञान के संस्थापक मानते हैं। 6वीं शताब्दी में यूनानी जो वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है? थेल्स। और उस थेल्स को हम क्या मानते हैं? यूनानी विज्ञान के संस्थापक। 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने, जो यूनानी विज्ञान के संस्थापक हैं, इन्होंने क्या बताया कि एम्बर नामक पदार्थ को यदि हम ऊन से रगड़े, मतलब ऊनी कपड़े से रगड़े, तो उस एम्बर नामक पदार्थ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने बताया कि एम्बर एक नामक पदार्थ है जिसको हम अगर ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, किससे रगड़ते हैं? ऊनी कपड़े से, मतलब ऊन से रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये हमें किसने बताया? यूनानी वैज्ञानिक थेल्स। अब थेल्स को क्या मानते हैं हम? यूनानी विज्ञान के संस्थापक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूनानी विज्ञान के संस्थापक कौन है, तो हमारा नाम क्या आएगा? थेल्स, है ना। और इन्होंने बताया, कब की बात है ये? 6वीं शताब्दी की बात है। फिर 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने, 1646 में किसने? सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कही, है ना। क्या कहा? सबसे पहले हमें 6वीं शताब्दी वाली बात याद रखनी है। 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक क्या? थेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनानी विज्ञान के संस्थापक बोलते हैं।
उन्होंने हमें क्या बताया कि जब हम एम्बर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से मतलब ऊन से रगड़े तो एम्बर नामक पदार्थ पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1646 की बात है। 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में रगड़ने पर मतलब सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने हमें ये फिर बताया कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर आकर्षित करने का या फिर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्या कहा? विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अतः हमारा तभी डेफिनेशन बना किसका? विद्युत ऊर्जा का। तब क्या हो जाएगा? उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ पे हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा? उस ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। किसको? हल्की वस्तुओं को आकर्षित, हल्की वस्तुओं को ना, आप एक काम मत करना कि पत्थर लेकर आना, रगड़ो एम्बर नामक पदार्थ को उनसे, अब पत्थर आकर्षित हो ही नहीं रहा है। अरे भाई, कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल के कण, है ना, पहाड़ को नहीं करना है, पहाड़ नहीं हो सकता बेटा, पहाड़ नहीं हो सकता। तो उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का डेफिनेशन बन गया। अब अगर एग्जाम में पूछे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। किसको आकर्षित करने का? हल्की वस्तुओं को, है ना, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, हमारे धूल के कण हो गए, उसको आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद देखेंगे जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं विद्युतमय या फिर आवेशित। हमने किसको रगड़ा? एम्बर को रगड़ा। किससे रगड़ा? ऊनी कपड़े से। किसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ? एम्बर में हुआ ना, तो एम्बर हो गया बेटा आवेशित। इसको क्या बोलेंगे? विद्युतमय, है ना। समझ में आई बात? पुनः रिपीट करते हैं। 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक? यूनान के वैज्ञानिक। नाम क्या है? तो नाम है थेल्स, जिसको यूनानी विज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं ना। उन्होंने हमें बताया कि जब हम एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़े, किससे रगड़े? ऊन के कपड़े से। तो ऊन के कपड़े से जब हम रगड़ते हैं तो उस एम्बर नामक पदार्थ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को तथा धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने हमें पुनः बताया कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर, क्या करने पर? रगड़ने पर उसमें आकर्षण गुण उत्पन्न होता है। अब ऐसे ही नहीं होगा भाई, उस पदार्थ को रगड़ेंगे तब अगर आकर्षण गुण उत्पन्न होता है तो विद्युत कहा या इलेक्ट्रिसिटी कहे। ठीक है, इसको किसने बताया? सर थॉमस ब्राउन ने। सन याद रखेंगे 1646। ठीक है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा का डेफिनेशन बन गया, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्या कहलाई? विद्युत ऊर्जा कहलाई। और जिस पदार्थ पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है वो कहलाता है हमारा विद्युतमय या आवेशित। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने एम्बर को रगड़ा, एम्बर को क्या किया? रगड़ा। किससे रगड़ा? ऊनी कपड़े से, है ना, ऊनी कपड़े से या ऊन से। तो अगर हम ऐसा करते हैं
तो एम्बर में होता है क्या, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण। तो एम्बर हमारा हो जाएगा आवेशित, या एम्बर हो जाएगा हमारा विद्युतमय। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक। अब ये जो पूरी की पूरी घटना है, तो इसमें जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को बोला गया इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा। समझ में आई, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। क्या होता है विद्युत आवेश, आपको पता है और आप जानते भी हैं कि क्या होता है विद्युत आवेश। एक चार्ज होता है ना। तो विद्युत आवेश मतलब क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम सबसे पहले देख लें कि क्या हमारा जो तत्व है या फिर जिसको बोलते हैं हम पदार्थ, तो पदार्थ जो बना है वो बना है हमारा अणुओं से। किससे बना है, अणु से। भाई बहुत सारे अणु मिलकर एक पदार्थ बना है, और अणु जो बना है वो हमारा बना है परमाणु से। पदार्थ किससे बना है, अणु से। अणु बना है हमारा परमाणु से। अब परमाणु में अगर आप लोगों ने गलती से 11th या 10th पढ़ा होगा गलती से, तो आपको पता होगा कि परमाणु में क्या होता है, कक्षा होते हैं, है ना, और एक नाभिक होता है। नाभिक में हमारा रहता है फोटोन और न्यूट्रॉन। फोटोन और न्यूट्रॉन, जो फोटोन होता है वो हमारा धनावेशित होता है। फोटोन जो होता है वो हमारा क्या है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन हमारा होता है ऋणावेशित। कहने वाली बात यह है मुन्ना कि प्रोटॉन में रहता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन में रहता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, स्थिर कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। फोटोन जो होता है वो न्यूट्रॉन के साथ दृढ़ता पूर्वक बैठकर बंधा रहता है, और वो रहता है नाभिक में। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन चक्कर नहीं लगाता, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और पदार्थ जो बना है वो हमारे अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु जो मिलकर बना है परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु को अगर हम तोड़े तो हमारे पास निकलेंगे वो 3 भाग, इलेक्ट्रॉन, फोटोन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का अंतर्निहित गुण है। विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का, मूल कण क्या होंगे हमारे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फोटोन हो जाएंगे, है ना, ये उसका अंतर्निहित गुण है। मतलब क्या बात किया गया है, परमाणु की बात साफ साफ। तो ऐसा हम बोल सकते हैं विद्युत आवेश प्रत्येक परमाणु का अंतर्निहित गुण है, जिसके प्रत्येक पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन फोटोन के कारण विद्युत बल आरोपित कर सकता है। कौन सा बल आरोपित कर सकता है, विद्युत बल, तथा विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित कर सकती है। क्या क्या हमने देखा कि जो विद्युत आवेश होते हैं वो प्रत्येक मूल कणों का अंतर्निहित गुण है, तथा जिसके प्रत्येक पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और फोटोन के कारण वह विद्युत बल आरोपित कर सकती है, या फिर विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल आरोपित कर सकती है। क्या कहलाती है, हमारा विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे, Q से, Q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। अब विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक, वो होता है हमारा कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक कूलाम होता है। और विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। कौन सा आवेश, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पदार्थ कहलाता है धन आवेशित, और अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है तो वो पदार्थ कहलाता है ऋण आवेशित।
ध्यान देना बात को। पुनः देखते हैं कि विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रत्येक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण वह विद्युत बल आरोपित कर सकती है और विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित कर सकती है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश को हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक कूलाम होता है। और विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। क्या होता है धन आवेश, क्या होता है ऋण आवेश, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका मन है शेयर करने का तो फिर शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद। अब जाओ भाई, पढ़ाई करो।